स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रे एकेडमी पर। वीडियो के सेक्शन में हम पढ़ेंगे एक कोशिका के अन्य अंग के बारे में जिसको हम बोलते हैं रिक्तिका। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वैक्यूल। यानी अभी तक हमने जितने भी अंग अभी अध्ययन किए पिछले वीडियो में, वो सभी के सभी सजीव इकाइयां थी कोशिका की। यानी कोशिका के अंदर जो अंग थे उनमें प्राण तत्व था, लेकिन यह कोशिका के अंदर जो निर्जीव अंग है वह है मृत अंग है। इसके भीतर ये एक तरह से वैक्यूल का मतलब खाली जगह, यानी एक बर्तन है, एक बर्तन है, बर्तन के जैसी संरचना है यूं मान लीजिए, जिसका कार्य भंडारित या संग्रहित करना है। इनको संग्राहक थैलियां भी बोलते हैं, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों का या अन्य उपयोगी पदार्थों का संग्रहण कर देते हैं, इसलिए इनको संग्राहित धानिया। धानी का मतलब क्या होता है? धानी का होता है थैली, थैली या कोई बर्तन, ठीक है। तो इसको संग्रहित धानिया भी कहते हैं। ये मृत होती हैं, इनमें एक गाढ़ा पानी के जैसा तरल पदार्थ होता है और इनका जो आवरण होता है, यानी ये जो अगर ये फूड वैक्यूल है, ये आवरण है, ये कोशिका झिल्ली से नहीं बना हुआ, एक अलग प्रकार का रसायन है, टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट नाम का एक रसायन होता है, इस टोनोप्लास्ट से इसका आवरण बना होता है और उसके भीतर एक गाढ़ा पदार्थ भरा होता है जो जल के जैसा होता है, ठीक है। और इसी पदार्थ में ये जैसे एक तरह से प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है। जैसे आप किसी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखते हो जिससे वो खराब ना हो, तो प्रिजर्वेटिव्स रख देते हैं। इनमें ये जो द्रव भरा होता है, इस द्रव के कारण से जो खाद्य पदार्थ इनके अंदर भरे जाते हैं, जो प्रोटीन बनती है, अमीनो अम्ल बनते हैं, वसा बनती है, वो सभी इन्हीं में संग्रहित होते हैं। खास करके जो ये रिक्तिका है, ये पौधों में पाई जाती है। जो पौधे होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक हैं, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या अन्य संश्लेषण से प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि, प्रोटीन आदि बनाते रहते हैं। इनको संग्रहित करने का जो कार्य है वो किसमें होता है? रसधानी में होता है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में जो रसधानी होती है वो बहुत बड़ी होती है। लगभग 50% से 90% तक का जो आयतन है कोशिका का वह है इस रसधानी के द्वारा घेरा हुआ होता है। कुछ रसधानियां ऐसी होती हैं जिनमें खाद्य पदार्थ भी नहीं होते, तरल पदार्थ भी नहीं होता, उनमें वायु भरी होती है। और ये जो रसधानियां हैं ये जलीय पौधों में पाई जाती हैं। जो जलीय पौधे जल में तैरते रहते हैं, उनकी जो बायोन्सी है, उनको जो तैरा के तो पानी में डूबने नहीं देती, वह जो गुण है वह इन रिक्तिकाओं के कारण होता है जिनमें वायु भरी होती है, वायु से भरी हुई रिक्तिकाओं के कारण। और अगली जो बात है, अगर हम बात करते हैं इन रिक्तिकाओं के, तो रिक्तिकाओं में भरा हुआ ये जो जल जैसा गाढ़ा द्रव होता है, इसी के कारण जो पौधे होते हैं उनमें सफेदी होती है, यानी जो दृढ़ता होता है, जो फूले हुए प्रतीत होते हैं उनकी कोशिकाएं, वो सफेदी और वो दृढ़ता, वो कठोरता इनके अंदर भरे हुए द्रव्य के कारण होती है। यानी कई कारक होते हैं, कोशिका भित्ति भी कठोरता प्रदान करती है, लेकिन जो भीतर से फुलावट जो होती है, वो फुलावट, ये सफेदी जो है कोशिका, जो पौधे की कोशिका फुली हुई प्रतीत होती है, वह सफेदी इस रसधानी के कारण होते हैं, जो जल जैसे एक तरल से भरी होती है और ये निर्जीव अंग है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका के किन अंगों को, कोशिका के किन अंगों को, मतलब निर्जीव को, कौन से अंग निर्जीव होते हैं? ये होते हैं रसधानियां। और किन अंगों को संग्रहित थैलियां बोलते हैं? रिक्तिकाओं को। अब रिक्तिका बहुत बड़ी होने के कारण से कहते हैं जो पादप कोशिका है उसके अंदर जो हमारा जो न्यूक्लियस है वो एक तरफ सरक जाता है, वो बिल्कुल केंद्र के पास नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अगली जो टॉपिक है, वो बात करते हैं कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन जो है कोशिकाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें जो पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं या जो मृत कोशिकाएं हैं उनको प्रतिस्थापित कर करके नई कोशिकाएं बनाई जाती हैं। इसी कारण से ये कोशिकाएं वो विभाजित होती हैं। एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। ये एक कोशिका है और इससे दो कोशिकाएं बनी, ये क्या है? कोशिका विभाजन। क्या हो गया? कोशिका विभाजन। ये सामान्य एक बार बताने के लिए बताया मैंने, कोशिका विभाजन। विभाजन का मतलब बंटवारा। यानी अगर हम मोटे तौर पे देखते हैं तो कोशिका के जो भाग होते हैं, सबसे पहले साइटोप्लाज्म होता है, फिर होता है केंद्रक। केंद्रक और जो कोशिका द्रव्य है वो आधे आधे बटेंगे, ठीक है। ये होता है आपका एक तरह से बंटवारा।
और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक इस तरह से अल्टीमेटली एक नई कोशिका बनती है। ठीक है, ये जिसका अपना एक केंद्रक होता है और अपने ये एक सामान्य कोशिका विभाजन का एक प्रतिरूप मैंने बनाया है। लेकिन इसको समझने के लिए मैं विशेष बड़े एक चैप्टर है अलग इसके लिए एक विशेष वीडियो बनाएंगे। काफी बड़ा विषय है, जब वो विस्तार से बताने पर समझ आएगा। अपने पाठ्यक्रम के अनुसार मैं इतना बता देता हूं कि जो कोशिका विभाजन है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है सूत्री कोशिका विभाजन, सूत्री कोशिका विभाजन, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यहां क्या होता है, जो मतलब इतना सा समझ लीजिए, पुरानी कोशिकाओं को प्रतिस्थापित कर नई कोशिकाएं बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है कोशिका विभाजन का। इसमें ये जो दो प्रकार के हैं, इनको इस तरह समझ सकते हैं कि जिस कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत होती है, वह जो कोशिका विभाजन है वह सूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी शारीरिक वृद्धि के लिए जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं, शरीर में पुरानी कोशिकाएं टूट गई, उनकी मरम्मत करके उनको प्रतिस्थापित करना, ये जो विभाजन हो रहा है, इस विभाजन को बोलते हैं सूत्री कोशिका विभाजन। यहां पर ये जो शब्द सूत्री आया है, ये गुण सूत्र शब्द से आया है। गुण सूत्र, जिसको हम पितृ सूत्र या क्रोमोसोम भी बोलते रहे हैं। यहां जो है मैंने बताया भी था, कोई भी जीव है, प्रत्येक जीव की कोशिका में गुण सूत्रों की जो संख्या रहती है वह समान होती है प्रत्येक उसमें। तो यहाँ जो गुण सूत्रों की संख्या एक महत्वपूर्ण बिंदु और विचारणीय बिंदु है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया का नाम ही गुणसूत्रों के जो अंतिम दो शब्द है, अंतिम जो भाग है सूत्र, उससे लिया गया है, सूत्र विभाजन। यानी कोशिका में जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है या दूसरे कोशिका होते हैं, वो रेप्लिकेट करते हैं, यानी उनकी कॉपी तैयार होती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ये जो गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों का विभाजन कैसे होता है, इसी के आधार पर हमने कोशिका विभाजन को दो प्रकार का बताया है। क्या होता है, यदि जो पैतृक कोशिका, जो कोशिका ये है, कोशिका जिससे नई कोशिकाएं बनती हैं, वो कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, संतति कोशिका। क्या कहलाती है, ये संतति कोशिका। और जिससे ये बनती है वो क्या कहलाती है, मातृ कोशिका, या इसको बोलते हैं पैतृक कोशिका, पैतृक। ठीक है, पैतृक कोशिका। ठीक है, ये हमारा। अब यहां क्या होता है, सूत्री विभाजन, ये केवल शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि या टूट फूट के लिए, शरीर की वृद्धि या मरम्मत जो होती है, जो मरम्मत होती है उत्तक की मरम्मत के लिए, इसका जो उद्देश्य वो कंप्लीट होता है। यहाँ क्या होता है, मातृ कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के बाद जो है वो जो संतति कोशिका आती है उनमें समान रहती है, उनमें समान रहती है। मान लीजिए यहाँ पे जो एक गुणसूत्र है, ये एक जोड़ा यहाँ पे हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, तो पैतृक मात्र या इसको बोल देते हैं पैतृक कोशिका। इसमें गुणसूत्र दो हैं, एक उदाहरण के लिए समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जो संतति कोशिका रहेंगी, इस सूत्र कोशिकीय विभाजन में, सूत्री कोशिकीय विभाजन में जो एक कोशिका, यह मातृ कोशिका जिसको पैतृक कोशिका भी बोल देते हैं, पेरेंटल सेल, वो विभाजित होकर दो समरूप कोशिकाएं बनाती है, और जो कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं इनको संतति कोशिका कहते हैं। और इन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक या मातृ जो कोशिका है उसके समान होती है। मान के चले यहाँ पैतृक में दो जोड़े गुणसूत्र थे, तो जो संतति हुई उसमें भी दो जोड़े गुणसूत्र हैं। ठीक है, ये आकार में छोटी सी दिखाई गई है कि जो ये इसके विभाजन से बनी है, तो इस एक का जो द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है या कोशिका में, वो दो भागों में बटे हैं, फिर ये धीरे धीरे वृद्धि करेगी। ठीक है, फिर आगे जब पूर्ण वृद्धि हो जाएगी, ये फिर आगे विभाजित करेगी। ये तो फर्क है शारीरिक वृद्धि के क्रम से। अब हम बात करते हैं अर्धसूत्री का। ये अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है, ये एक विशेष कर जो जननांग है, जनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। अगर हम जैसे मान लीजिए मानव की बात करते हैं, मनुष्य में जो जननांग है वो वृषण है,
पुरुष में और अंडाशय है स्त्री में। और अंडाशय में जो जनन कोशिका वो क्या है अंडा, और पुरुष में जो जनन कोशिका वो है क्या है शुक्राणु। तो ये जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है ये विशेष जो जनन कोशिका है, यानी जैसे अगर हम बात करते हैं मनुष्य में तो शुक्राणु में ये होगी और अंडाणु में होगी, अन्य नहीं होगी। और अन्य जो शरीर में जो कोशिका विभाजन हो रहा है वो होता है सोमैटिक सेल डिवीजन, यानी कायिक। कायिक यानी काया, शरीर, शरीर की वृद्धि उन्नत के लिए, ठीक है। ये थोड़ा विशेष होता है। यहाँ पर जो मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका के ये 2 बार विभाजित होती है। ये कहते हैं 2 बार विभाजित होगी और फिर ये फर्स्ट फेज आ जाएगा और ये सेकंड फेज आ जाएगा। और यहाँ पर 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं एक मातृ कोशिका से। एक मातृ कोशिका जो है वो 4 संतति कोशिकाओं को जन्म देती है, ठीक है। कैसे करता है इसमें, जैसा कि नाम बताना अर्धगुण अर्धसूत्री, यानी इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है संतति कोशिकाओं में वो मातृ कोशिका से आधी रह जाती है, ठीक है। यानी ये सिर्फ जनन करने के लिए जो आवश्यक, जिस तरह से जनन प्रजनन एक प्रक्रिया है, प्रजनन अंगों में उत्पन्न जो जनन कोशिकाएं होती हैं जिनसे संतति का उत्पत्ति हो, संतति उत्पत्ति के लिए जो जनन प्रक्रिया है उसको संपादित करने के लिए यह विभाजन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, अपने स्तर पे इतना ही बहुत है। ये बड़ी कक्षाओं का विषय है, विस्तार से बड़ी कक्षा में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस पाठ के अंतिम डिस्कशन में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। अगर हम बात करते हैं अभी यहाँ पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, तो इस स्लाइड्स के हिसाब से देखिए आप दोनों की तुलना करते हैं, ठीक है। यहाँ ये देखिए पादप कोशिका है, यहाँ इस दिखाई हुई पादप कोशिका में क्या होता है, सबसे बड़ी जो नोट करने की बात है वो ये है कि पादप कोशिकाओं का जो आकार है वो जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटा है। यानी जो पादप कोशिका का साइज है वो जंतु कोशिका की तुलना में बड़ा होता है, जंतु कोशिका छोटी होती है, जब पादप कोशिका बड़ी होती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर ये देखिए कि पादप कोशिका में सबसे बाहरी जो परत है वो है कोशिका भित्ति, सेलुलोज की बनी हुई एक कठोर भित्ति है जिससे पौधों को दृढ़ता प्राप्त होती है। और अगर हम बात करते हैं जंतु कोशिका की, जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण है वह है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादपों में भी होती है, लेकिन ये पादपों में पादप भित्ति के भीतर की ओर होती है। तो सबसे बाहरी आवरण पादपों में क्या गया, कोशिका भित्ति, जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अगली बात करते हैं पादपों के अंदर, ये देखिए हरित लवक पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाला पर्ण हरित लवक है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश, सूर्य की सौर ऊर्जा से मंड का निर्माण होता है। यह क्रिया केवल पादपों के द्वारा होती है। तो ये क्लोरोप्लास्ट पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अगली बात करते हैं हम रिक्तिका की। तो आप जिस प्रकार से स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये जो पादप कोशिका है इसकी रिक्तिका, क्योंकि रिक्तिका का कार्य क्या है, इसको संग्राहक थैलियां भी बोलते हैं, संग्रहण करना, वस्तुओं को भंडारित करना इसका कार्य है। तो इसीलिए जो पादप हैं उनकी कोशिकाओं में जो भंडारण होता है वो अधिक होने के कारण से उनकी रिक्तिकाओं का जो आकार वो बड़ा होता है। तो एक पादप कोशिका की पूरी आयतन की तुलना में 50% से 90% का स्थान घेरते हैं। यानी हम सीधे सरल शब्दों में बात करें तो पादप कोशिका में जो रिक्तिका है वो पादप कोशिका के पूरे आयतन का लगभग 50% से 90% स्थान घेरती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। अब हम बात करते हैं अगली कि जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें देखिए केंद्र लगभग केंद्र के पास है, यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी सेल कोशिका के लगभग केंद्र में स्थित है, केंद्र यानी सेंट्रल पार्ट। जबकि बड़ी रिक्तिका होने की वजह से पादप कोशिका में यह केंद्र एक तरफ विस्थापित हो गया है, एक तरफ सरक गया है। अगली बात करते हैं पादप कोशिका में तारकाएं अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में तारकाएं उपस्थित होते हैं। अगला जो अंतर है वह यह है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो जो
प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, और जंतु कोशिका प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मैं सभी दर्शकों से विनती अनुरोध करता हूँ, आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।